नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। अमेरिका ने धमकी दी है कि खार्ग जो आइलैंड है, KHARG, खार्ग जो आइलैंड है ईरान का, नक्शे में अगर आप इसको देखेंगे यह कुवैत बहरीन के बहुत करीब है, इस पर हमला करने की धमकी दी है अमेरिका ने। अमेरिका ने एक बाकायदा मैसेज किया कि इसके आसपास के लोग घर छोड़ दें क्योंकि यहां पर हम हमला करना चाहते हैं। दरअसल खार्ग एक ऐसा आइलैंड है जहां से ईरान का सबसे ज्यादा तेल एक्सपोर्ट होता है। वो इस पर कब्जा करना चाहता है ताकि ईरान के एक्सपोर्ट्स को रोक सके। जो ही अमेरिका ने यह धमकी दी, पलट के ईरान की तरफ से गालिबाफ साहब, जो वहां के स्पीकर हैं, वहां की सदन के स्पीकर हैं, उन्होंने यह मैसेज किया, उन्होंने ये धमकी का जवाब दिया कि अगर खार्ग आइलैंड पर कब्जा किया जाएगा, उस पर अगर हमला किया जाएगा, उस पर कब्जा करने की कोशिश की जाएगी, तो पूरी फारस की खाड़ी जो है वो लहू से नहा जाएगी। वहां जितने पोर्ट हैं, जिस भी कंट्री के पोर्ट हैं, वो सारे के सारे पोर्ट हमला किए जाएंगे। वहां से गुजरने वाली हर जहाज पे हमला किया जाएगा और यह हमला इतना खतरनाक होगा, इसमें इतने लोग मारे जाएंगे कि आप गिन नहीं पाएंगे, और इन सब की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की होगी। ईरान ने बिल्कुल क्लियर किया है कि अगर उसके आइलैंड्स पर कब्जा करने की बात होगी, अगर उसके पोर्ट्स पर हमला करने की बात होगी, तो वो पलट के जवाब देगा और इन सारे पोर्ट्स को उड़ा देगा। अब देखिए चक्कर क्या है। ट्रंप फंसे हुए हैं बुरी तरह से, उनके पास बहुत रास्ते नहीं बचे हैं। 3 रास्ते कुल मिला जुलाकर बचे हैं उनके पास। पहली बात तो यह कि जैसी जंग चल रही है, वो लगातार कह रहे हैं हम जंग जीत चुके हैं, तो वो अमेरिका में घोषणा करें कि हम जंग जीत चुके हैं, इसलिए हम जंग बंद कर रहे हैं, जो जहां है वहीं रह जाए। एक तो ये हो सकता है, लेकिन ये अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा, ट्रंप के लिए भी बहुत मुश्किल होगा ये समझाना लोगों को कि उन्होंने जंग जीती है। उनको बताना पड़ेगा कि भाई अगर आपने जंग जीती है तो आपको मिला क्या। और यह सिर्फ बताने समझाने का मामला नहीं है, इकोनॉमिकली भी ट्रंप के लिए बेहद खतरनाक होगा। आप देखिए पूरे के पूरे 17 एयर बेसेज उनके तबाह हो चुके हैं, जो दोबारा बनेंगे नहीं बनेंगे कोई नहीं जानता है। मार्केट में करोड़ों रुपए डूबे हैं। रोज की लड़ाई में $1 बिलियन अमेरिका के खर्च हो रहे हैं। इजराइल बुरी तरह से तबाह बर्बाद हुआ है, उसको भी दोबारा बनवाना अमेरिका की ही जिम्मेदारी है। तो यह फाइनेंशियली बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। और दूसरी बात कि अगर ट्रंप लड़ाई रोक भी देंगे तो क्या ईरान लड़ाई रोकने को तैयार इस पॉइंट पर हो जाएगा। ईरान ने जो अपनी डिमांड रखी है, खासतौर पर यह डिमांड जो रखी है कि हमारे लीगल राइट्स को माना जाए, साथ में पैसे जो वापस मांगे हैं और दोबारा हमला ना करने की गारंटी देने की बात की है, क्या इन सब के बिना ईरान मान जाएगा। यह तो पक्की खबर है कि पर्दे के पीछे ओमान, इजिप्ट, पाकिस्तान, तुर्की जैसे मुल्क जो हैं वो जंग रुकवाने के लिए, सीज फायर के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन क्या इस तरह से जंग रुक पाएगी? पहला जो रास्ता है ट्रंप के पास वो ये है। दूसरा रास्ता ट्रंप के पास ये है कि ईरान की कुछ शर्तें वो माने, टेबल पर बैठे ईरान की शर्तें माने और उसके बाद इस जंग को रोक दे। यह भी बेहद खतरनाक है। ऐसा करने पर भी इमेज उसकी खराब होगी, न केवल अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में। लगेगा ऐसे कि उसने समर्पण कर दिया, उसने पूरी तरह से ईरान के सामने झुकना मंजूर कर लिया, अगर वो ईरान की शर्तें मानता है तो। और तीसरा तरीका यह है कि एटम बम या वगैरह वगैरह चलाकर ईरान को तबाह बर्बाद करे। लेकिन अगर इस तरह की हरकतें वो करेगा तो नंबर 1 हम ये नहीं जानते हैं कि वाकई ईरान के पास एटॉमिक बम है कि नहीं है। सोचिए अगर ईरान के पास भी एटॉमिक बम हुआ तो वो अमेरिका तक पहुंच सकता है, इजराइल और अरब तक तो बड़े आराम से पहुंच सकता है। तो पहली बात तो यह कि इसमें जबरदस्त नुकसान होगा। दूसरी बात यह कि इस तरह की हरकत अगर अमेरिका ने की तो चाइना और रशिया जैसे मुल्क और डायरेक्टली आ सकते हैं, अपने अपने हथियार लेकर। नॉर्थ कोरिया आ सकता है और पूरी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ जा सकती है, जो बेहद खतरनाक होगा, जो इस समय बहुत सारे मुल्क नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो, क्योंकि उनकी इकानमी पूरी तरह से, इकानमी क्या, जिंदगियां पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो जाएंगी। एक बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा था, उसके असरात आज तक हैं। इतने सारे बम हैं अब दुनिया के पास कि अगर गिरने लगे तो शायद 3/4 दुनिया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो बहुत मुश्किल दौर में उलझा हुआ है ट्रंप भी। उसके समझ में नहीं आ रहा है इस जंग से कैसे बाहर निकला जाए।
इसलिए ईरान को धमकाने का, ईरान को डराने का, ईरान को प्रेशर में लाने का हर हथकंडा वो अपना रहा है। लेकिन ईरान, जिसके बारे में मैं बार बार कह रहा हूं कि 40 साल की तैयारी है, हर हथकंडे का जवाब उसने पहले से सोच के रखा है और अरब मुल्कों को अपनी रेंज में लेकर उसने अमेरिका के लिए मुश्किलात और ज्यादा बढ़ा दी है। अब देखिए, अमेरिका के लिए जो मुश्किल बढ़ी है, सारी दुनिया के लिए यह मुश्किल जबरदस्त बढ़ी है। खाड़ी देशों की बात करें, अगर मिडिल ईस्ट की बात करें, तो शेयर मार्केट सबके बुरी तरह से नीचे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान दुबई का हुआ है। अगर शेयर मार्केट के हिसाब से देखें, आज भी दुबई के डाउनटाउन में अटैक हुआ है, वहां से धुआं उठ रहा है। खबरें बाहर आने से रोकी जा रही हैं, लेकिन दुबई के ऊपर डाउनटाउन में आज भी हमला होने की खबर है। खबर यह है कि दुबई के बैंकों ने पैसा निकालने पर रोक लगा दी है। एक लिमिट से ज्यादा आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि उसको डर है कि बहुत सारे लोग वहां से पैसा निकालकर दूसरी जगहों पर डालना चाहेंगे और उसकी इकॉनमी बुरी तरह से तबाह होगी। दुबई लगभग स्टैंड स्टिल पर है, ऑफिसेस खुल रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लेकिन अभी कल बैंकों को धमकी दी गई थी तो बैंक बंद हुए हैं। कहीं भी बम गिर जा रहा है। तो पूरे मिडिल ईस्ट में आप देख रहे हैं कि मार्केट डाउन हुए हैं, और केवल मिडिल ईस्ट में मार्केट डाउन नहीं हुए हैं, पूरी दुनिया में मार्केट डाउन हो रहे हैं, गिर रहे हैं। अगर एशिया प्रशांत वाले इलाके को देखें तो 1.5% की गिरावट हुई है। निक्केई की बात करें तो 1.4% की गिरावट हुई है। जो आपका तेल है उसकी कीमत $100 पर बैरल से आगे बढ़ चुकी है। तो परेशानी तो सारी दुनिया में है। आप अपने देश में देख लीजिए, एलपीजी की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, क्योंकि 95% के आसपास हमारा एलपीजी जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बंद है। अब तो ईरान ये धमकी दे रहा है कि बाब एल मंदेब जो है उसको भी वो बंद कर सकता है। अगर वो भी बंद हो गया तब तो समझिए मिडिल ईस्ट का दरवाजा बंद हो गया, ना कुछ बाहर आएगा और ना कुछ अंदर आएगा। आप अगर भारत की देखें तो सुबह सुबह खबर आई, सूत्रों के हवाले से यह खबर आई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत की जो जहाजें हैं, जो भारत को जा रही हैं जहाजें, उनको अलाउ कर दिया गया है। थोड़ी देर बाद अमेरिकी अखबारों में, राइटर्स वगैरह में यह खबर आनी शुरू हुई कि ईरान के सोर्सेज इसके लिए मना कर रहे हैं। इसके साथ ही 2 खबरें और आई। यह खबर यह आई कि एक जहाज जो है वो मुंबई के तट पर पहुंच गया है, यानी ईरान ने उसको जाने दिया है। लेकिन एक और जहाज जो बसरा के आसपास था, इराक के बसरा के आसपास था, वहां पर हमला हुआ और उसमें बताया जा रहा है कि इंडियन क्रू मेंबर्स थे वो मारे गए। इसलिए अभी भी कंफ्यूजन है कि ईरान ने भारत के साथ, क्योंकि बात की थी जयशंकर साहब ने अराक्ची से, जो वहां के विदेश मंत्री हैं अराक्ची साहब, उनसे बात की थी। अब इस बातचीत में क्या फाइनल हुआ हम नहीं जानते। एक पेच यह है कि कल यूएनएससी में जो प्रस्ताव ईरान के खिलाफ आया है मिडिल ईस्ट की कंट्रीज पर हमला करने का, भारत उसके को स्पॉन्सर्स में से था, यानी भारत ने ईरान के खिलाफ वोट किया है। अब इन सब हालात में ईरान भारत को तेल लाने की या जहाज ले आने की इजाजत देगा कि नहीं देगा, या दी है या नहीं दी है, अभी इस बारे में कंफर्म कुछ कहा जाना मुश्किल है। लेकिन मैंने आपको बताया कि एक जहाज मुंबई के पास आकर लगा है, तो ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ बात तो दोनों के बीच में फाइनल हुई। उधर एक बड़ी खबर यह आई है कि अमेरिकी सेना ने जो जांच की थी, उस जांच में यह मिला है कि ईरान के गर्ल्स स्कूल पर जो हमला हुआ था, किसी पुराने इंटेल के चलते अमेरिका ने खुद किया था। यानी अमेरिका के पास कोई पुरानी खबर थी कि इस स्कूल को आर्मी के बेस वेस की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जो जाहिर तौर पर गलत थी, और उसके बेस पर जो हमला हुआ है वो अमेरिका ने ही किया है। ट्रंप लगातार इसको झुठला रहा है, जबकि टॉम हॉक से हमला हुआ है। टॉम हॉक या तो अमेरिका के पास है या अमेरिका के बहुत करीबी दोस्तों के पास है। अमेरिका का कोई करीबी दोस्त इस जंग में शामिल नहीं है, यानी एक लाइन की बात है कि अमेरिका ने ही वो मिसाइल गिराई होगी। लेकिन ट्रंप ने कहा कि हो सकता है ईरान ने वो मिसाइल गिराई हो। उसके बाद कहने लगा कि हमें नहीं पता किसने मिसाइल गिराई है, लेकिन उसकी आर्मी कह रही है कि ट्रंप ने मिसाइल गिराई है, अमेरिका ने मिसाइल गिराई है। और आप देखिए, मेलोनी जैसी लीडर, मैंने सुबह आपको बताया था, इटली की लीडर जो आमतौर पर राइट विंग मानी जाती हैं, प्रो इजराइल मानी जाती हैं, उन्होंने भी इस घटना की जबरदस्त मजम्मत की है। सारी दुनिया ने इस घटना की मजम्मत की है और अमेरिका के ऊपर यह दाग लग गया है कि 150 से ज्यादा बच्चियों की हत्या अमेरिका ने की है। उधर जब यह सारा मसला ईरान, अमेरिका, इजराइल आपको दिखाई दे रहा है, तो एक और फ्रंट खुला हुआ है जिस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। वो फ्रंट है नॉर्दर्न इजराइल का। हिजबुल्लाह नॉर्दर्न इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है, और खबर यह है कि हिजबुल्लाह और ईरान बहुत कोऑर्डिनेटेड हमले कर रहे हैं। यानी जिस समय ईरान सेंट्रल इजराइल पर, तेल अवीव पर और उसके आसपास हमला कर रहा है, उसी समय
हिजबुल्लाह हमला कर रहा है नॉर्दर्न इजराइल पर। आप जानते हैं हिजबुल्लाह के बारे में सीधे सीधे कह दिया गया था कि हिजबुल्लाह तो खत्म हो गया, अब हिजबुल्लाह के पास ताकत ही नहीं है। जो रादवान ब्रिगेड उसकी है, सबसे एलीट ब्रिगेड, वो पूरी तरह से खत्म हो गई, उसके सारे कमांडर मार दिए गए, उसकी सारी मिसाइलें खत्म हो गई। वहां जो सरकार बनाई गई उसने कहा हम हिजबुल्लाह से हथियार छीन रहे हैं। ये सारा तमाशा बनाया गया था और ये भरोसा दुनिया को दिलाया गया था और खासतौर पर इजराइल के लोगों को दिलाया गया था कि अब हिजबुल्लाह इस लायक नहीं बचा है कि वो कोई हमला कर पाए। लेकिन जब हिजबुल्लाह ने हमले किए हैं तो इजराइल बहुत चौंक गया है। उसके समझ में नहीं आया है कि ऐसे हमले हिजबुल्लाह अभी भी कैसे कर सकता है। आपको पता है स्मोट्रिच का बेटा गया हुआ था वहां लड़ने के लिए, स्मोट्रिच ने गले वले लगा के भेजा था और वहां हिजबुल्लाह के हमले में घायल हुआ। उसके पेट के अंदर शार्पनेल घुसा है और वो अस्पताल में है, पता नहीं जिंदा है कि मर गया, हम नहीं जानते। तो हिजबुल्लाह के हमले लगातार हो रहे हैं। सुबह मैंने आपको बताया था कि किरियात शामना के जो मेयर हैं नॉर्दर्न इजराइल के, वो कह रहे हैं कि लोग हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे हैं, बेग कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि कैसे भी जंग रुकवाई जाए, क्योंकि लगातार हमले हो रहे हैं और नॉर्दर्न इजराइल खाली करने की उनको धमकी मिल रही है। साथ में हाइफा पोर्ट के ऊपर हमला हुआ है, कई एयरपोर्ट्स पे हमला हुआ है। तो हिजबुल्लाह के हमले भी अपने आप में इजराइल को पूरी तरह से घेरे हुए। अब सीरिया का एक बयान आया। सीरिया ने यह कहा कि हिजबुल्लाह हमारी सीमा में हमला कर रहा है। जाहिर सी बात है कि सीरिया इसमें शामिल होने के शायद बहाने ढूंढ रहा हो या इजराइल से उसको आदेश मिला हो कि तुम भी शामिल हो जाओ। ईरान ने बहुत खुली धमकी दी है सीरिया को कि अगर इस जंग में शामिल हुए तो पड़ोस में हो, हम तुम्हारा वो हाल करेंगे जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। अब जुलानी साहब, अल शरा साहब जो हैं वो आईएसआईएस से निकल के बड़ी मुश्किल से सूट बूट पहनकर सीरिया की गद्दी पर बैठे हुए हैं इजराइल और अमेरिका की कृपा से। लेकिन अगर ईरान ने हमला करना शुरू कर दिया तो उनके लिए जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए शायद वो अब खामोश हो गए हैं, इस पूरे मसले में कहीं बोल नहीं रहे हैं। अरब वर्ल्ड जुलानी को अपने साथ मानकर चल नहीं रहा, इसलिए अरब वर्ल्ड के जो बयानात आते हैं, जैसे सुबह मैंने आपको बताया था अल-अक्सा मस्जिद के लिए जो बयान आया था उसमें सीरिया कहीं शामिल नहीं है। तो सीरिया को या फिर अल जुलानी को अरब वर्ल्ड फिलहाल अपना हिस्सा नहीं मान रहा है। बिजनेस वगैरह शुरू किया, सऊदी अरबिया ने वहां पैसा लगाया है और सबने पैसा लगाया है, लेकिन जब यह मुश्किल वक्त चल रहा है तो सीरिया को अपना हिस्सा नहीं समझा जा रहा है, उनको अपना नहीं समझा जा रहा है। इसकी वजूहात क्या हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल के कुर्सी पर बिठाए हुए हैं, उनसे किसी भी तरह की कोई उम्मीद किसी को नहीं है। उधर दुबई पर जो मार पड़ी है वो कई तरफ की मार पड़ी है। यूएई पिछले काफी वक्त से आसपास के इलाकों में भी काफी हस्तक्षेप कर रहा है। देखिए, यूएई अपने आप में बहुत शांत इलाका रहा है, बिजनेस जबरदस्त उसका होता रहा है, टूरिस्ट प्लेसेस डेवलप हुए हैं, तमाम सारी चमकती जगमगाती चीजें आपको यूएई में दिखाई देती रही। लेकिन इजराइल के साथ मिलकर यूएई ने बहुत सारी और चीजों को अंजाम दिया है जो उसकी सीमाओं के बाहर है। यमन वाला किस्सा आप जानते हैं कि यमन में एक पूरी मिलिशिया खड़ी की थी यूएई ने इजराइल के साथ मिलकर। 5 दिन के अंदर सऊदी अरबिया ने उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। सूडान के बारे में बहुत कम बात होती है। गरीब जो मुल्क होते हैं, किनारे के मुल्क होते हैं और जहां अमेरिका का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, ऐसे मुल्कों पर आमतौर पर बात नहीं होती है। सूडान के अंदर लंबे समय से खून खराबा चल रहा है और यूएई उसमें आरएसएफ के जो आतंकवादी हैं उनको पैसा और हथियार मुहैया करा के बड़ा रोल निभा रहा है। अब खबर यह आ रही है कि जब खुद मुश्किल में है यूएई, तो आरएसएफ के लोगों के पास ना हथियार पहुंच पा रहे हैं ना पैसे, और इसीलिए जो सूडान की गवर्नमेंट की सेना है वो लगातार आरएसएफ के ऊपर हमले कर रही है, आगे बढ़ रही है और आरएसएफ को हराने और खत्म करने का प्लान कर रही है, तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अगर यूएई ऐसे ही फंसा रहा तो यह मुमकिन है कि सूडान को अपने आतंकवादियों से मुक्ति मिल जाए और सूडान की गवर्नमेंट वहां पर पीस स्थापित कर पाए। तो आप देखिए कहां जंग चल रही है, असरात कहां तक पहुंचते हैं। जंग चल रही है ईरान के अंदर, एलपीजी की लाइन लगी हुई है हिंदुस्तान में। जंग चल रही है ईरान के अंदर और आरएसएफ को खत्म करने के प्लान में लग गई है सूडान की आर्मी। साउथ कोरिया परेशान है कि उसका डिफेंस सिस्टम हटाकर पहुंचा दिया गया इजराइल में। अरब वर्ल्ड परेशान है कि अमेरिका के ऊपर इतने पैसे उन्होंने खर्च किए और 17 एयरबेसेज ईरान ने तबाह कर दिए और अब अमेरिका को उनकी कोई फिक्र नहीं है। और अमेरिका में एक सर्वे जब कराया गया इस बात के लिए कि आखिर ट्रंप ने यह हमला किया ही क्यों,
तो आपको आश्चर्य होगा 52% यानी आधे से ज्यादा लोगों ने यह कहा कि यह हमला एप्स्टीन फाइल से ध्यान हटाने के लिए किया गया है। ट्रंप ने नाम दिया था इस पूरे ऑपरेशन को एपिक फ्यूरी। लोगों ने इसका नाम बदल के रख दिया एप्स्टीन फ्यूरी। यानी एप्स्टीन फाइल चूंकि बाहर आ रही थी, उसमें ट्रंप बुरी तरह से फंस रहे थे, तो उससे ध्यान हटाने के लिए ईरान के ऊपर हमला कर दिया गया। ध्यान हटा भी है, जाहिर है एप्स्टीन पर अब उतनी बहस नहीं हो रही है। बहस जो हो रही है वो हो रही है ईरान अमेरिका इजराइल वॉर पर। लेकिन ध्यान हटने के साथ ट्रंप इतनी बुरी तरह से वहां फंसे हुए हैं। मैंने आपको बताया कि उनके पास 3 रास्ते हैं और तीनों बेहद खतरनाक हैं। और इधर ईरान अड़ा हुआ है कि जब तक हमारी शर्तें मानी नहीं जाएंगी, जो हर्जाना हमारा नहीं भरा जाएगा, हमारे ऊपर से सैंक्शन हटाया नहीं जाएगा, और साथ में ऐसा इंतजाम जब तक नहीं किया जाएगा कि हमारे ऊपर दोबारा हमला ना हो, इसकी गारंटी मिले, हम इस जंग को खत्म करने वाले नहीं हैं। तो जाहिर तौर पर यह जंग फंसी हुई है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जंग कब खत्म होगी। जाहिर तौर पर मैं तो नहीं जानता जंग कब खत्म होगी, लेकिन जो इशारे मिल रहे हैं वो ये मिल रहे हैं कि पर्दे के पीछे इस जंग को खत्म कराने के लिए कई सारे लोग लगे हुए हैं, जिसमें कुछ नाम मैंने लिए, ओमान, इजिप्ट, पाकिस्तान, तुर्की, रशिया अपने तरीके से काम कर रहा है। इस महीने के एंड में चाइना जाना है ट्रंप को, तो ये भी लोग कह रहे हैं कि चाइना जाने से पहले इस जंग को खत्म करना चाहता है ट्रंप। हम तो चाहेंगे कल जंग खत्म हो जाए, ईरान भी चाहेगा कल जंग खत्म हो जाए। किसको अच्छा लगता है जंग का चलता रहना? किसको अच्छा लगता है कि बम गिर रहा है, कभी बैंक पे गिर रहा है, कभी स्कूल पे गिर रहा है? किसी को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अभी अगर ईरान सीज फायर के लिए तैयार हो जाएगा, जो है जैसा है उस पर मान जाएगा, इसका असर क्या होगा? इसका असर यह होगा कि अगले 8-10 महीने तैयारी करने के बाद अमेरिका फिर से हमला करेगा, इजराइल फिर से हमला करेगा, और ईरान को इन्हीं सब मुसीबतों से फिर से गुजरना पड़ेगा। इसीलिए ईरान इस बार, पिछली बार 12 रोजा जंग में तो वो मान गया था, लेकिन इस बार वो सीज फायर के लिए तैयार नहीं है। इस बार सीज फायर के लिए वो तैयार तब होगा जब उसकी शर्तें मानी जाएंगी। देखना यह है कि ट्रंप अपनी सनक में न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करता है या फिर उसका दिमाग काम करता है, इन मुल्कों का प्रेशर काम आता है और सीज फायर के लिए ईरान की कुछ शर्तें मानकर वो तैयार हो जाता है। अगर ऐसा होगा तो ये सारी दुनिया के लिए बहुत बेहतर होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो दुनिया तबाही की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, जिसका शिकार सब होंगे। अगर हम ये सोचें कि मिडिल ईस्ट हमसे बहुत दूर है, यूरोप समझे कि हमसे बहुत दूर है, तो आज के ज़माने में कुछ भी कहीं से दूर नहीं है। जो मुश्किल आएगी वो सबके ऊपर एक एक करके पहुंचती चली जाएगी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।